महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया है और वो ये कि राज ठाकरे अब भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दों को उठाने लगे हैं। जी हां, आपको बताएं, राज ठाकरे ने घोषणा की है कि यदि 5 टाइम की होने वाली अजान के जो लाउड स्पीकर है, अगर इनको बंद नहीं किया गया, इनको मस्जिदों से उतारा नहीं गया और ये 5 टाइम की अजान इसी तरह लोगों के कानों में आती रही, तो वो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसको कह करके उन्होंने बाकायदा जो घोषणा की महाराष्ट्र की राजनीति में, इससे हलचल मच गई। इसको लेकर संजय राउत ने बयान दिया और संजय राउत ने कहा कि जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं एमएनएस के जो राज ठाकरे हैं, ये हम यहां कानून का राज कायम करेंगे और अगर राज ठाकरे को यहां दिक्कत है तो क्या भाजपा शासित राज्यों में अजान के लाउड स्पीकर उतर चुके हैं? उन्होंने उल्टा सवाल किया और उन्होंने कहा कि यहां कानून अपना काम करेगा। इस बयान के बाद आपको बताएं, एमएनएस के कार्यकर्ता, इस घोषणा के बाद घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पेड़ पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा शुरू कर दिया और इसी को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि बयान संजय राउत दे चुके थे कि कानून अपना काम करेगा। और जैसी उम्मीद भी थी, क्योंकि शिवसेना आज के समय में उसका तो कांग्रेसीकरण हो चुका है और इसलिए वो कांग्रेस एनसीपी के साथ है, वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, तो हनुमान चालीसा बजाने के जुर्म में एमएनएस के कार्यकर्ता को पुलिस पकड़ के ले गई। भानुशाली जो एक कार्यकर्ता है उसको पकड़ के ले गई। जब पत्रकारों ने भानुशाली के बारे में पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा कि हमें तो ऊपर से आदेश आया है कि इस तरह से किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिशन हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं है। वहीं भानुशाली का यह कहना था कि हमने हनुमान चालीसा बजाया है, हमने परमिशन नहीं ली, तो क्या मस्जिद वाले लोग परमिशन लेते हैं? सवाल तो वाजिब है, सवाल तो जायज है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर जितनी मस्जिदों में अजान लगाई जाती है वो सभी लोग परमिशन लेते हैं क्या? तो फिर यह कार्रवाई एक तरफा क्यों? यहां आप देखेंगे कि एक तरफ शिवसेना सरकार, जो उद्धव सरकार है, उसका एक चेहरा सामने आया है कि हनुमान चालीसा यदि बिना परमिशन बजाओगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाकी कोई कुछ भी करे उसको छुट्टी है। और यही सवाल एमएनएस के कार्यकर्ता और राज ठाकरे ने उठाया है। शरद पवार कह रहे हैं कि इनको अब याद आया है, इन्होंने अब यह सवाल क्यों उठाया है? क्योंकि आपको बताएं, जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो सब इकट्ठे हुए थे नववर्ष के गुड़ी पर्व पर। गुड़ी पर्व वहां नया साल मनाया जाता है और राज ठाकरे ने उनको जब संबोधित किया तो उन्होंने शरद पवार के बारे में भी बोला कि जो एनसीपी है ये जाति की राजनीति करती है। पवार की तरफ इशारा था, जिस तरह से अजीत पवार, शरद पवार, बाकी उनके रिश्तेदार ये सब घपले घोटाले में फंसते जा रहे हैं और उसके बाद भी सत्ता चल रही है, इस पर सवाल उठाया। दूसरा, राज ठाकरे ने मंच से एक और सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा कि जिस समय ये सरकार बनने की बात थी, जितने चुनावी सभा हो रहे थे उसमें किसी ने भी उस समय ये नहीं कहा था कि 2.5 साल बीजेपी का सीएम बनेगा, 2.5 साल ये शिवसेना का बनेगा। और अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये बंद कमरे में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ये तो जनता का फैसला है। सीएम कौन होगा, सीएम किसका होगा, ये जनता ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया है। यह सवाल राज ठाकरे ने उठाया है और यह सवाल आज का नहीं है, यह खाली राज ठाकरे का नहीं है, यह पूरी महाराष्ट्र की जनता का सवाल है कि क्या जिन लोगों ने शिवसेना को वोट किया वो इसलिए किया था कि आप उस कांग्रेस के साथ मिल जाओ जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे किस तरह की बयानबाजी करते थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो कहते थे कि मैं उस दिन पार्टी अपनी खत्म कर दूंगा जिस दिन कांग्रेसीकरण होने लगा, या मुझे कांग्रेस का समर्थन करना पड़ा, या सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। उसके बावजूद भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन लिया, एनसीपी के साथ गए, जिनको गाली देकर के अपनी पूरी राजनीति शिवसेना ने की। तो सवाल एमएनएस के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे ने उठाया, लेकिन यह हर शिव सैनिक का सवाल है कि जनता ने अगर बीजेपी को वोट दिया था, जनता ने अगर शिवसेना को वोट दिया था, यह सोच के दिया था कि 15 साल पुरानी दोस्ती है, दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एमएनएस के जो प्रमुख है वो कह रहे हैं कि शिवसेना ने गद्दारी की।
अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार ये राज ठाकरे के दिल में अचानक से क्या हो गया। इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का जो भाषण उन्होंने दिया है वो कभी आज तक दिया नहीं है, 2.5 साल जब से सरकार चल रही है उद्धव सरकार। तो बात आपको बता दें, वो मुद्दा है अभी आने वाले बीएमसी के चुनाव। बीएमसी के चुनाव में सब पार्टी अपना भाग्य आजमाएंगी और एमएनएस को लग रहा है कि वो सत्ता में तो आ नहीं पाए, कोई भाग उनका है नहीं, थोड़े से एमएलए हैं, लेकिन बीएमसी में अपना कब्जा करने के लिए क्या मुद्दे रखने चाहिए। हमने इन राज ठाकरे को देखा है कि ये राज ठाकरे की बयानबाजी कैसी रहती है, कभी बिहार वालों को लेकर, कभी यूपी वालों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते रहे, लेकिन आज जो उनके सुर बदले हैं वो वापस जिस मुद्दे पर आए हैं वो है हिंदुत्व का मुद्दा। आज वो हनुमान चालीसा की बात अगर कर रहे हैं तो ये तो बीजेपी का मुद्दा है, तो बीजेपी के मुद्दे पर आ गए। इसको लेकर संजय राउत ने तंज भी कसा कि मैं तो एमएनएस की रैली को देखकर ये सोच रहा था कि ये तो बीजेपी की रैली है। मतलब इसका मतलब यह है कि मंच से जितने भी भाषण हुए उन भाषणों में हिंदू, हिंदुत्व, इन तरह की बातें हुई हैं। तो राज ठाकरे बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो पिछले काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि बीएमसी का चुनाव हो या अगला वाला विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी अब कभी शिवसेना के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। जिस तरह का उसका बयानबाजी और जिस तरह का काम है, एमएनएस बीजेपी के साथ आ सकती है बीएमसी चुनाव में। तो एक तरफ से ये साफ हो गया। अब यहां आपको बता दें, कांग्रेस भी ये घोषणा कर चुकी है, जो नाना पटोले हैं, अध्यक्ष हैं वहां के, वो कह चुके हैं कि अगला चुनाव तो हम कांग्रेस वाले अलग मिल करके लड़ेंगे। तो एक तरफ ये माना जा रहा है कि बीएमसी पे कब्जे के लिए ये महाराष्ट्र में जनता को मूर्ख बनाने के लिए फिर से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के पहले अगर कोई संगठन बनता है, अलायंस बनता है, तो उसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एमएनएस को साथ ले सकती है। अब एमएनएस यानी राज ठाकरे, उनकी छवि बहुत अच्छी है, शिव सैनिकों के बीच में फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। यह बात अलग है कि विरासत के तौर पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का जो इंचार्ज पद है वो उनको मिला, संगठन का हेड उनको बनाया गया, लेकिन जिस तरह की शिवसेना की कार्यशैली है, जो भाषा है, वो राज ठाकरे की है। और राज ठाकरे अब अपने पुराने उस भाषण वाले ट्रेंड पे आ रहे हैं। तो एक तरह से माना जा रहा है कि ये इशारा है कि अब वो हिंदुत्व वाले एजेंडे पर वापस आ रहे हैं। और आपको बता दूं, इस देश में अब ये होने ही वाला है कि हर व्यक्ति को अगर शासन में आना है तो जो बहुसंख्यक हैं इस देश के, उनकी बातों को उठाना पड़ेगा, उनके मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। तो बहुसंख्यकों का आदर आपको करना पड़ेगा। यह बात अगर इस देश के राजनीतिक लोगों के समझ में आ जाए कि आप किसकी तरफ हो, किसका वोट चाहिए, किसकी आपको तुष्टि करनी है, तो तुष्टिकरण की राजनीति ने अभी तक केवल कुछ एक वर्ग की तुष्टि की, बहुसंख्यक को इग्नोर किया, अल्पसंख्यक समाज के तुष्टिकरण में केवल लगे रहे। तो उनको लगता है कि इसी की वोट से हमें सत्ता मिल जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या इसके अलावा जो 4 और 3 राज्य और थे, जिसमें गोवा हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन राज्यों में जो सरकार आई है और मणिपुर में, ये उसने बता दिया है कि आपको बहुसंख्यक के मुद्दे लाने पड़ेंगे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुसंख्यक समाज बटा हुआ है तो ये आपकी भूल है, ये आपको भारी पड़ेगा। और इसीलिए आपको बता दूं, राज ठाकरे की जो बयानबाजी है, इससे आने वाले चुनाव में, बीएमसी चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं, कौन पार्टी किसके साथ आने वाली है, ये इशारा है एक तरफ से। दूसरी तरफ जो अब काउंटर करने के लिए, आपको बता दें यहां एक बड़ी बात है कि जब लाउड स्पीकर चलाकर हनुमान चालीसा चलाने की बात ये राज ठाकरे ने की, तो ओवैसी की जो पार्टी है उसने बाकायदा, ओवैसी ने एक फतवा जारी किया कि इस बयान के काउंटर में कोई भी मेरा नेता बयानबाजी नहीं करेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं कि उनको पता है कि यदि कोई उल्टी बयानबाजी की तो आने वाले चुनाव में ओवैसी को भी ये भारी पड़ेगी। अब ये है नई तरह की राजनीति। यही राजनीति बदलाव आने वाले दिनों में बहुसंख्यक समाज के लिए खुशी की बात है कि कम से कम अब कोई
जय श्री राम के नारे लगाने की बात करने लगा है, अब कोई हनुमान चालीसा की बात करने लगा है। अभी तक तो कोई इस तरह की बात करता ही नहीं था। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल है और अगले आने वाले दिनों में इसका परिणाम उद्धव ठाकरे सरकार पे भी पड़ेगा। वंदे मातरम।